दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर के.एल. सोनकर सौमित्र अपने एपिसोड भारतीय व्यवस्था और खटिक समाज में आज ये चर्चा करना चाहूँगा कि हमारा खटिक समाज जो सदियों से एक बहादुर जाति रही है, निर्भीक जाति रही है और अपने कार्यों के लिए, अपने अधिकारों के लिए मर मिटना जानती है, उसका अगर इतिहास देखा जाए तो बहुत ही संदिग्ध है। संदिग्ध इस माने में है कि खटिक समाज की जो उत्पत्ति है, जो रहन सहन है, जो गोत्र है और जितने सबसे अधिक उसके सरनेम हैं, उसका कहीं ठीक ढंग से लिखित प्रमाण नहीं। बहुत से लोग हैं जो हमारे टिप्पणी में, हमारे कमेंट में ये लिखते हैं कि आप कोई एविडेंस नहीं देते। मैंने बार बार उन लोगों से कहा है कि एविडेंस अगर होता तो खटिक समाज का जो इतिहास है, जो उत्पत्ति है, वो अपने आप में स्पष्ट होती। हम दूसरे पर निर्भर हैं और जो एविडेंसेज हैं पूरी दुनिया में, वो एविडेंसेज 3000 साल से पहले के नहीं, उसके बाद से हैं, जब लिपि ज्ञान हुआ। और उन लिपि ज्ञान होने के बाद जितने भी, अगर भारत को लिया जाए तो समस्त सनातनी साहित्य हों या बौद्ध साहित्य हों, वो लिपि ज्ञान के बाद ही हुआ। या जैन साहित्य हो या पूरा दुनिया का, फ्रांस से लेकर के जो तमाम इतिहास हैं, वो सब 3000 साल के बाद के ही हैं। मैं लिखित एविडेंस की बात कर रहा हूँ। ऐसे तो सदैव कोई न कोई कबायली जातियाँ धीरे धीरे जब उनमें अपनत्व का ज्ञान आया है तो कहीं राजा रही हैं, कबायली के रूप में एक दूसरे से लड़ते भिड़ते हुए अपनी सुरक्षा की हैं, और कहीं कहीं न भाईचारा भी रहा है कुछ बातों पर। तो इस तरह खटिक समाज का जो व्यवस्था है वो अधिक से अधिक जा कर के सनातनी साहित्य में उलझ जाती है, और वो भी बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। हम लोग किसी तरह खटिक समाज को, जो हमारे अन्य विचारक हुए हैं, वो सनातनी साहित्य में जाते जाते, यानी त्रेता युग में जाते जाते, राम के समय जाते जाते, उससे आगे वे नहीं बढ़ पाते। इसलिए एक उदाहरण भी आता है राम के समय का भी, कि हमारे समाज के व्यक्ति को राजा जनक, जो एक महर्षि थे, और उनके जुबान से ये आता है, यदि मैं अपना धंधा छोड़ दूंगा और दूसरे में जाऊंगा तो राजा जनक हमको मरवा देगा। यह कथा मैं पहले कभी भी बता चुका हूं, इस पे ज़्यादा नहीं जाऊंगा। इसलिए यह उलझा हुआ है, कहीं भी नहीं। आइए थोड़ा सा मैं पाषाण युग में जाता हूं, जिसे आप सतयुग कहते हैं। इस पर कुछ पॉइंट है और पॉइंट पे बात करते हुए फिर मैं अपनी बात रख रहा हूं। और एविडेंस
की जो बात है वो सारे साहित्य 7वीं शताब्दी के आसपास, 5वीं शताब्दी के बाद से लिखना शुरू हुआ और उसके बाद से चल रहा है। जहाँ तक ऐतिहासिक प्रमाण की बात है, वो इस सदी में 1600 ईस्वी के बाद शुरू हुआ है, चाहे वो जिले स्तर का हो चाहे जो भी। उसके पहले जो मुगल कालीन शासक थे वे अपने कुछ इतिहास जरूर अपने दरबारियों से लिखवाते थे, लेकिन उसमें खटिक समाज क्यों आएगा? और इसके पहले जो होते थे राजाओं के, जो भट्टाचारण होते थे, वो उनके गुणगान करते थे और बाकी का उसमें अजीब अजीब चीज़ें लिखते थे। वो सारी चीज़ जिसे हम पौराणिक काल कहते हैं, पुराणों में ही राजाओं का इतिहास है देवताओं के नाम पर। बाकी स्मृतियाँ हैं वो भी सब बाद में लिखी गई हैं कि हमने सुना। और आप तमाम सारे ग्रंथों की भी बात, मूल जो सूत्र हैं वो व्यवहारिक हैं, वो मानवीय हैं और वो सूत्र वेदों में संग्रहित हैं, जिसका संग्रहण काल शुरू हुआ है और ठीक ढंग से संयोजित किया गया है 5वीं, 6वीं, 7वीं शताब्दी में। फिलहाल आइए आगे बात मैं करता हूँ, इस पर फिर जगह चर्चा होगी। तो देखिए, सतयुग में जातीय व्यवस्था का उदाहरण प्राय नहीं मिलता है, लेकिन खटिक समाज का कार्य यानी शिकार करना, फल एकत्रित करना, कच्चे फल मांस का खाना आदि जो व्यवहार थे उन कबायलियों के बीच में, उन जंगली जातियों के बीच में, या कुछ शब्द भी रहे होंगे, तो उनके बीच में ये सारे गुण उस समय मिलते हैं जो आज तक बरकरार है। पाषाण काल में कबायलीय व्यवस्था अस्तित्व में भी अपनी अपनी एरिया थी और इस काल का अंत होते होते आग की खोज हो चुकी थी। सेक्स प्राय फ्री था और मातृ प्रधान व्यवस्था थी। आप जब भी पाषाण काल में आप जाएंगे, आप पाएंगे इस तरह के तमाम वैज्ञानिक साक्ष्य भी दिए गए हैं। और जहाँ से इतिहास का या समाज व्यवस्था की शुरुआत होती है, आप भी उसमें पाएंगे कि सभी जंगली जातियाँ कपड़ों से ढकी नहीं रहती, कुछ अपने गोपनीय अंग पत्तों से भले रखते थे छुपा करके, और मातृ प्रधान व्यवस्था थी, माँ की चलती थी जो घर में सबसे बड़ी होती थी। तीसरा पॉइंट है कि जंगली जीवन धीरे धीरे खाने योग्य फल, सब्जी, अनाज और औषधीय गुणों वाला पौधे की पहचान करने लगी थी पाषाण काल के अंत आते आते। और वहीं से हमारे समाज में, पूरी दुनिया में खेती का विकास हुआ है। खेती की शुरुआत पाषाण काल के लास्ट में हो चुकी थी। अपने अपने इष्टों की यानी शक्ति की पहचान के संकेत भी मिलते हैं। यह पाषाण काल में था कि लोग अपने अपने इष्ट, और इष्ट कौन है उनके, जो उनके आदि पुरुष थे किसी भी कबायली में, उनके आदि पुरुष ही उनके इष्ट देवता थे, कोई काल्पनिक देवता नहीं थे। हवा, आग और अन्य को जो इष्ट मानने की बात है कि चूंकि हम उनसे लाभ उठाते हैं, उनसे हमारे जीवन में कुछ बहुत सारी चीज़ें जुड़ी होती है, इसलिए हम उसको इष्ट मान लिए हैं, जो वेदों के माध्यम से सामने आती है। जैसे सूर्य है, चंद्रमा है, आग है, वायु है, वरुण है, ये तमाम सारी चीज़, या तो ये सब एक इस नाम से राजा रहे हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें आकर के सीधे सीधे त्रेता से जुड़ती है। फिलहाल आइए, आप पाएंगे कि खटिक समाज का जो व्यवहारिक चरित्र है वह पाषाण काल में पाया जाता है। सभी लोग बहादुर किस्म के थे।
खटिक समाज का आज भी जो रहन सहन है, जो व्यवहारिक चरित्र है, जो पाषाण काल के लोगों में हुआ करता था, उसका बहुत सारा अवशेष यहाँ पाया जाएगा उनके जीवन में, कार्य व्यवहार में, खटिक समाज के। सावित्री की कथा भी सतयुग से जोड़ी जाती है, यानी महिलाएं बलवान को भी परास्त कर देती थी अपने वाक चातुर्य से। यह कथा सही है तो सतयुग के अंत की हो सकती है, यानी पाषाण काल जब बीतते बीतते थोड़ा और सभ्य काल आया, त्रेता युग के साथ आया, तो ऐसा हो सकता था जहां सावित्री जो है यमराज को भी अपने वाक चातुर्य से परास्त करके अपने पति की सुरक्षा कर लेती है। लेकिन यह भी सारी बातें अगर ठीक ढंग से सोचेंगे और पाषाण काल के अंत से भी आप तुलना करेंगे तो आपको लगेगा कि यह कथा भी कहीं न कहीं काल्पनिक सी है, या उसमें बढ़ा चढ़ा कर कुछ बात कही गई है। आपको मानना पड़ेगा कि विश्व की सभी कबायली खटिक समाज के रास्ते ही चल रहे थे, जो कार्यानुसार जातियों में बढ़ते गए। पूरी दुनिया में तमाम कबायली गुट थे, और जो खटिक समाज का जो रास्ता है, जो रहन सहन है, जो तरीका है, उससे गुजरते हुए आगे बढ़े। आश्चर्य है कि खटिक समाज आज भी अपना चाल, चेहरा, चरित्र भी बहादुरी के साथ आज भी जीवन गुजार रहा है, लेकिन अपना अपने इतिहास से अन्य जातियों की तरह सुरक्षित नहीं रख सका है, यानी शैक्षणिक शैलियों की विशेषता का पहचान नहीं कर पाया। मेरे कहने का मतलब है कि खटिक समाज हर कुछ उस बहादुरी के साथ जीता है जो पाषाण युग में होता था, यानी आज भी वह एक बहादुर जाति है। आज भी अपने सम्मान की रक्षा के लिए, अपने तमाम सारी चीज़ों की सुरक्षा के लिए वह बहादुरी के साथ रहता है, जीता है और समाज में अपना स्थान बनाए हुए है। लेकिन एक चीज़ उसमें थी कि जैसे अन्य जातियां शिक्षा की तरफ भी आकर्षित हुई, मुझे लगता है कि हमारा खटिक समाज शिक्षा की तरफ ज़्यादा आकर्षित नहीं हुआ, या अगर हुआ भी हो तो उसके तमाम शैक्षणिक जो साक्ष्य थे, जो एविडेंस थे, चालाक लोगों ने या तो जबरदस्ती या तो अंधेरे में रखकर उसको ख़त्म कर दिया है, जिसके वजह से हमारे खटिक समाज का एविडेंस न ऐतिहासिक काल में मिलता है, न पौराणिक काल में मिलता है, न वैदिक काल में मिलता है, न वैदिक पूर्व युग में मिलता है। ठीक से उसका कोई लिखित प्रमाण हमारे पास नहीं रह पाया है। खटिक समाज का चाल चरित्र, चेहरे की पहचान उसके व्यवहार से जीवंत है, लेकिन लिखित इतिहास के अभाव ने उसे अस्थिर बना दिया। सब कुछ जीवंत है हमारे समाज में, लेकिन लिखित प्रमाण न रहने से हमारी जाति यह समझ नहीं पाती कि मेरा अस्तित्व कहाँ से, मेरे क्या अधिकार थे। क्या हमारे भी राजा थे? क्या हमारे भी संत थे? क्या हमारे भी वह सूत्र जो वेदों में संग्रहित किए गए हैं हमारे लोगों के भी हैं? इस तरह से वह खोजने में की कोशिश तो किया, लेकिन मिल नहीं पा रहा है। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि ऐसी बहादुर जातियां जो पाषाण काल में से आज तक जीवंत हैं, उसके अपने वैदिक सूत्र न हों, उसके अपने ऋषि न रहे हों। हालांकि ऋषि परंपरा यह आर्यों की परंपरा है, बावजूद इसके यहाँ की जितनी भी मूल निवासियाँ हैं पूरे विश्व की,
उसके इतिहासों को नष्ट किया गया है, उसकी भाषाओं को नष्ट किया गया है और उसके सारे लिखित एविडेंस को मिटा दिया गया है। आज के वैज्ञानिक युग में भी खटिक समाज का अस्तित्व स्पष्ट नहीं है। खटिक समाज का डीएनए क्या कहता है, विवाद या खोज का विषय है। सवाल वही है कि खटिक समाज का डीएनए का साक्ष्य कहां से मिलता है। यह भी एक खोज का विषय है। आर्यों का और अनार्यों का डीएनए का विश्लेषण तो हो चुका है, लेकिन खटिक आर्य है या अनार्य है, इसमें भी भेद नहीं किया जा चुका है अभी तक। आइए आगे की बात करते हुए मैं अपनी बात आगे बढ़ाऊंगा और खत्म करूंगा कि आप सभी जानते हैं कि जातियों का विकास पाषाण काल से आधुनिक काल तक क्रमशः हुआ है और क्रमशः रूढ़ भी होते गया है। ठीक से परखा जाए तो खटिक समाज का कई डीएनए हो सकते हैं। खटिक समाज की जो परिस्थितियां हैं, जितना आपस में मतभेद है, वैचारिक दूरियां हैं और अपने अपने को किसी अन्य सभ्य समाज के राजाओं से जोड़ने की जो प्रक्रिया है, जैसे कोई परशुराम से जोड़ लेता है, कोई खटवांग से जोड़ लेता है, कोई कहीं से जोड़ लेता है, कोई कहीं से जोड़ लेता है। क्यों जोड़ता है? परशुराम तो ब्राह्मण थे या विद्वान थे। अगर परशुराम खटिक समाज के अगर आदि वंशज हैं, तो परशुराम की जो सारी चीजें मिलती है उसमें खटिक समाज का कहीं चरित्र चित्रण नहीं मिलता। उसी तरह खटवांग की बात है। खटवांग एक प्रक्रिया है, जो यौगिक प्रक्रिया है। जो भी उसको सिद्ध कर लेता है वो खटवांग कहा जाता है। खटवांग यानी रघुकुल के दिलीप, उनके पास सिर्फ एक लड़का था जो रघु नाम से जाना गया। रघु कभी नहीं लिखता उसके वंश में कि वह खटिक था। खटिक हो सकता है, बस एक लड़का था खटवांग यानी दिलीप को, और वो रघुकुल कहा जाता है। उसके पहले वे सभी लोग, रघु से रघुवंशी शुरू हुआ है और दिलीप तक वो सभी के सभी लोग सूर्यवंशी थे। और कुछ लोग इसी को जोड़ करके अपने को ही सूर्यवंशी कहते हैं, सूर्यवंशी खटिक कहते हैं। मैं यह अस्वीकार नहीं करता कि उन सूर्यवंशियों से भी कुछ गोत्र खटिक समाज के कार्य व्यवहार में किसी वजह से वो सम्मिलित हो गए। खटिक क्या चंद्रवंशियों से नहीं है, खटिक क्या अन्य गोत्रों से नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि आज के वैज्ञानिक युग में इसको, जो समाज में उस तरीके के लोग हैं और जितनी विविधता है यहाँ, उस विविध लोगों के का डीएनए क्या कहता है, इस पर यह खोज का विषय है। इसलिए यह मानना कि खटिक समाज का अस्तित्व त्रेता युग से ही है, ऐसी कोई बात नहीं है, न ही कोई लिखित एविडेंस है इसके विषय। सबसे ज़्यादा अगर जरूरी है इस सभ्य समाज में जहाँ खटिक जुड़ चुका है, उसको अपने इतिहास को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से खोजने, परखने और जांच करने की जरूरत है। पुराण, वेद, स्मृति या अन्य चीजों में अगर ऐसा खोजा जाता है तो यह आपको शायद ही पूरी तरीके से मिल सके। कहीं होगा तो होगा, दबा होगा। अगर कोई ऐसा साहित्य सामने आता है तो खटिक समाज स्वीकार कर सकता है जहां उसका इतिहास छुपा हो। इसीलिए मैं कहता हूं बार बार कि खटिक समाज किसी भी जाति का अंग नहीं। इसी बात के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आपका मित्र
सुनकर समझ